नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसवी एजुकेशन में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जलाक्रांति के कारण जल निकास के उद्देश्य एवं महत्व और जल निकास की आवश्यकता, कॉजेस ऑफ वाटर लॉगिंग, ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, नीड्स ऑफ ड्रेनेज। तो ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो नए वीडियो में हम अगले टॉपिक्स देखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमने लिया है अतिरिक्त जल नमी से होने वाली हानियाँ, हार्मफुल कॉजेज बाय एक्सेसिव वाटर और मॉइस्चर। इसमें पहला पॉइंट है वायु संचार में बाधा आना। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हमारे खेत में जब पानी भरा रहता है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन नीचे की तरफ नहीं जा पाती है, और जड़ें हमेशा श्वसन का कार्य करती हैं, जड़ें श्वसन का कार्य करती हैं, जिसके कारण पौधे की वृद्धि होती है। तो पानी वायु संचार में बाधा हो जाएगी, पानी भरे रहने से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमारी जड़ें श्वसन नहीं कर पाएगी। जड़ें श्वसन नहीं कर पाएगी तो सीधा उसका प्रभाव हमारे पौधों पे पड़ेगा और हमारी उपज गिर जाएगी। दूसरा पॉइंट है तापमान का गिर जाना। तो पानी भरे रहने से विद्यार्थियों हमारे खेत का तापमान जो रहता है वो नीचे गिरता जाता है, और टेम्परेचर पे बहुत सारी क्रियाएं जो होती है, जैसे कि आपका अंकुरण, पौधे की वृद्धि, जड़ों की वृद्धि, ये सब तापमान पे निर्भर रहती है। इसलिए ये क्या होता है कि तापमान के गिर जाने से ये सब क्रियाएं प्रभावित होती है। तीसरा है हानिकारक लवणों का एकत्रित होना, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी एक जगह इकट्ठा रहता है तो उसमें जो भी लवण या जो भी अशुद्धियाँ रहती है वो नीचे तली पे बैठ जाती हैं, जिसके कारण कि भूमि अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। तो इसलिए लवणों को एकत्रित करने से रोकना है। फिर चौथा पॉइंट है हमारा कृषि कार्यों का पिछड़ना। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे भूमि में अगर पानी भरा रहेगा तो हम किसी भी प्रकार की कोई क्रिया उसमें नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कृषि क्रिया हमारी पिछड़ जाती है। भूमि का उपजाऊपन कम होना। तो विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, होता यह है कि बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे रहते हैं जो कि जल के साथ घुलकर पानी की साथ मिल करके बहुत नीची सतह पे मतलब पौधों की पहुंच से दूर चले जाते हैं, जिसके कारण उसकी उपजाऊपन में कमी आ जाती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं निच्छालन। तो नेक्स्ट छठवां पॉइंट है जड़ों का उथला होना। आपने देखा होगा कि जड़ें बहुत हल्की होती है और वो पानी में तैर सकती है। जब हमारी भूमि में लगातार पानी भरा रहेगा तो उससे जड़ें हल्की होकर के ऊपर आ जाएंगी, जिससे हम बोलते हैं जड़ों का उथला होना। सातवां पॉइंट है फसलों में हानिकारक कीटाणु एवं बीमारियों की अधिकता। जैसा कि हम सब जानते हैं विद्यार्थियों कि मच्छर थमे हुए पानी में अंडे देता है, और बाकी सब कीट पतंगे भी नमी वाले स्थान पे अंडे देना पसंद करते हैं। तो जब हमारे खेत में पानी भरा रहेगा तो कृषि के कुछ ऐसे कीट रहते हैं जो कि पानी में अपने लार्वा, अंडे वगैरह छोड़ सकते हैं, और नमी में अपने अंडे या लार्वा दे सकते हैं, जो कि बड़े होकर के हमारी ही फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। आठवां पॉइंट देखते हैं जल अवशोषण की दर में कमी, वाटर एब्जॉर्वेशन कैपेबिलिटी कम हो जाती है। किसकी? मृदा की। मृदा में एक सीमा से अधिक नमी होने पर जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बहुत कम हो जाती है। मृदा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक पानी अगर मृदा को दिया जाएगा तो उसकी एब्जॉर्वेशन, अवशोषण की क्षमता कम हो जाएगी। विद्यार्थियों, अब अपना दूसरा टॉपिक हम इसमें देखते हैं जल निकास की प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। इसमें तीन प्रणालियाँ हैं। पहली प्रणाली है प्राकृतिक प्रणाली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली में जो भी नालियाँ रहती हैं वो भूमि के प्राकृतिक ढाल के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। मतलब ये अपना स्लोप चेंज करती रहेगी। जिस तरफ स्लोप है उसी तरफ नालियों का स्लोप हमें देना होगा, और मुख्य नाली उसी सिरे पे बनाई जाएगी जहाँ पे स्लोप अधिक है, और बाकी सहायक नालियाँ उस पे ले जा करके जोड़ दी जाएंगी, ज्वाइन कर दी जाएंगी, और पानी सहायक नालियों से होता हुआ मुख्य नाली के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अब विद्यार्थियों, सेकंड
प्रणाली की बात करते हैं तो इसका नाम है हेरिंगबोन प्रणाली। इसका नाम है हेरिंगबोन प्रणाली। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों के चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। हेरिंगबोन प्रणाली, हेरिंगबोन प्रणाली, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच ही बनाई जाती है। इस प्रणाली में जो भी नाली होगी, मतलब मुख्य नाली जो होगी, वो कहाँ पर बनाई जाएगी, तो वो बनाई जाएगी खेत के एकदम सेंटर में, सेंटर ऑफ द फील्ड। मुख्य और बाकी सहायक नालियाँ इसमें ला करके जोड़ दी जाएंगी। इसे हम कहते हैं हेरिंगबोन प्रणाली। नेक्स्ट हमारी लास्ट प्रणाली है ग्रीडी रोन प्रणाली। ग्रीडी रोन प्रणाली, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पे बनाई जाएगी जिसका धरातल सबसे नीचा हो। नेचुरल स्लोप के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि हमारा सबसे नीचा भाग कौन सा है खेत का, उस सिरे पे हम ले जा करके हमारी मुख्य नाली बना देंगे और बाकी सहायक नालियाँ उसमें ले जा करके जोड़ देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जल निकास की विधियाँ, मेथड ऑफ ड्रेनेज। पहले तो इसे मुख्य दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पृष्ठीय जल निकास और दूसरा है भूमिगत जल निकास। अब देखते हैं पृष्ठीय जल निकास नालियाँ। देखते हैं हम पृष्ठीय जल निकास। पहला इसमें बनती है अस्थायी नालियाँ, दूसरी बनती है कटआउट नालियाँ, तीसरी बनती है स्थायी नालियाँ और चौथा बनता है समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी पृष्ठीय जल निकास। अब हम भूमिगत जल निकास या अधोपृष्ठीय जल निकास की बात करते हैं। तो उसमें हम बनाते हैं टाइल ड्रेन्स। पहली है टाइल ड्रेन्स, दूसरी स्टोन ड्रेन्स, तीसरी है मोल ड्रेन्स, चौथी पाइप ड्रेन्स और पांचवी है पोल ड्रेन्स। तो एक क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये सब विधियाँ लिखने को आती हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो हम अपना अगला टॉपिक जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर अफेयरिंग ऑफ द ड्रेनेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। तो हम देखते हैं। पहला है भूमि का ढाल, स्लोप ऑफ द लैंड। जो पहला पॉइंट है भूमि का ढाल, स्लोप ऑफ द लैंड। अधिक ढाल वाली भूमि में मेड़बंदी करके या सीढ़ीनुमा खेत बनाकर बंद नालियों का निर्माण किया जाता है। ये सभी जानते हैं कि पहाड़ों में अगर हमें खेती करनी है तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अधिक ढलान बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें वहाँ पर मेड़बंदी करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ क्या बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें भूमिगत नालियाँ बनानी पड़ेगी। भूमिगत नालियाँ इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि खुली नालियों में भूक्षरण मतलब मृदा अपरदन की या मृदा क्षरण की संभावना अधिक रहती है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं भूमि की किस्म। भूमि किस किस्म की है? भूमि रेतीली या बलुई किस्म की है तो इसमें हम जल निकास नालियाँ बनाएंगे। और अगर भूमि काली, कपासीय, चिकनी इस टाइप की है तो हम अस्थायी नालियाँ या सरफेस ड्रेनेज या पृष्ठीय जल निकास इसमें कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, फिर तीसरा पॉइंट है भूमि की कीमत। अगर भूमि की कीमत, भूमि हमारे शहर के बीचों बीच है और अधिक उपजाऊ है तो हमें इस पे बंद नालियों का निर्माण करना अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि क्या है, हमारी भूमि बहुत ही मूल्यवान है और उससे मिलने वाली उपज ज़्यादा है। हम अस्थायी या सरफेस नालियाँ या पृष्ठीय नालियाँ बना करके भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं कर सकते, इसलिए हमें बंद जल निकास नालियाँ, भूमिगत जल निकास इसमें करना पड़ेगा। अनावश्यक जल की मात्रा, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथे पॉइंट में हमारा दिया है अनावश्यक जल की मात्रा। विद्यार्थियों, सभी जानते हैं कि बंद नालियों से ज़्यादा पानी को निकालना संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही रिस करके पानी जाता है और कम वेग से जाता है। अतः ऐसे स्थान पर जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो वहाँ हमें क्या, खुली नालियाँ बनानी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा उत्पन्न की जाने वाली फसलें, काइंड्स ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स। बंद नालियों का निर्माण ऐसी भूमि पर किया जाता है जो अधिक उपजाऊ हो, वहाँ अधिक आय वाली फसलें बोई जाती है। बंद नालियों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ वहीं पे करेंगे जहाँ पर क्या हो, जो भूमि अधिक उपजाऊ हो और जहाँ से हमें आय अधिक मिलती हो। इसके विपरीत कम उपजाऊ भूमि में कम आय वाली फसल बोने पर खुली नालियों का निर्माण हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है किसानों की आर्थिक दशा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किसान आपका गरीब है या किसान आपका अमीर है। अगर किसान अच्छा संपन्न है, वो हाईटेक तरीके से खेती करना चाह रहा है तो वो बंद नालियों का निर्माण करके अपनी उपज को बढ़ाएगा, अधिक से अधिक भूमि पे वो फसल उगा पाएगा। और किसान की आर्थिक दशा थोड़ी सी कमज़ोर है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वह खुली नालियों का निर्माण करके ही अपना काम चला के अपनी फसलों को उगाते हैं।
आखिरी पॉइंट है इसका पदार्थों की उपलब्धता। क्षेत्र विशेष में जिस पदार्थ की उपलब्धता अधिक हो उस हिसाब से बंद नालियाँ बनाई जाती है। जैसा कि हम देखा है कि जैसे जहाँ पे लकड़ी ज़्यादा हो तो वहाँ पे लकड़ियों से बंद नालियाँ बनाई जाएगी, जिसे हम पोल ड्रेन्स कहते हैं। जहाँ पर पत्थर ज़्यादा हो वहाँ पे पत्थरों से नालियाँ बनाई जाएंगी, जिसे हम स्टोन ड्रेन्स कहते हैं। तो ये सब पदार्थों की उपलब्धता पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और ऐसे वीडियो आपके लिए आगे लेकर के आ पाऊँ।